आपके पास एक कंपनी है, ये पूरी एग्जांपल है, जिसकी नेट नॉन करंट एसेट्स, जिसके पास जितनी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर पड़े हैं, उसकी वर्थ है 10 मिलियन, और उसने गलती कर दी है 20,000, या उसके पास एक फिगर आई है जो वो शामिल करना नहीं चाह रहा 20,000 की। तो बताइए कि मटेरियल है इममटेरियल है? इममटेरियल है। वजह कहाँ 10 मिलियन ऐसे ही है, और कहाँ पर 20,000। देखिए सेम अगर यही एक और कंपनी करे गलती 20,000 की, हालांकि उसके नेट प्रॉफिट की टोटल वर्थ कितनी है, उसका पूरा मुनाफे 1 लाख है, 1 लाख के साथ 20,000 की गलती कर लो, क्या ये मटेरियल अमाउंट है या इममटेरियल अमाउंट है? मटेरियल अमाउंट है, क्योंकि आपने ये बाय नेचर नहीं देखा, आपने क्या देखा बाय अमाउंट। ये मटेरियल हो गई है, ये इममटेरियल हो गई है बाय अमाउंट, और ये आपके पास हो गई है मटेरियल बाय अमाउंट। अगर आप परसेंटेज में लें 20,000 और 10 मिलियन को, भी कुछ पॉइंट्स में आएगा, और अगर आप 1 लाख और 20,000 कंपेयर करें तो ये तो तकरीबन 20% बन गया। ऐसा है 20% आपने सारी गलती कर दी, तो फिर बचा क्या? नहीं, गलती किसी चीज में होती है, मटेरियल में कोई नेटवर्क में बहुत चीज़ आती है, एसेट्स भी आते हैं, उसकी लायबिलिटीज माइनस करके फिर आप असेस करते हैं, और वैल्यू रिवैल्यूएशन ये आप पढ़ेंगे फाइनेंस में, थोड़ा बहुत एमएफए में देखेंगे, थोड़ा सा एमएफए आपके सब्जेक्ट है उसमें देखेंगे ग्रुप बी में, उसके बाद आप फाइनेंस में पढ़ेंगे। टोटल जब कंपनीज की वैल्यूएशन होती है वो अच्छा खासा मुश्किल प्रोसीजर होता है, जस्ट लायबिलिटीज और एसेट्स नहीं देखे जाते हैं, बाकी वो बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि आप जो फॉर एग्जाम्पल आप इंवायर की कंपनी, तो आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान है, उसमें से कितने % लोग आप फोन यूज कर रहे हैं, यानी आपने कितना मार्केट को घेरा हुआ है, वो भी देखा जाएगा उसके बेस पर। उसके बाद आपके पास है 9th कंप्लीटनेस कॉन्सेप्ट। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कंप्लीटनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। कंप्लीट मींस हर चीज उसमें शामिल होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज बाय मिस्टेक या डिलिबरेटली जानबूझ के बायसनेस जानते हैं आप, जानबूझ के कोई गलती कर रहा अपने फायदे के लिए, अगर आप कोई चीज इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर सही होंगी? नहीं, फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होगी, और फिर पकड़ा कौन जाएगा? डायरेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्टर का काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईच एंड एवरीथिंग शामिल होनी चाहिए। क्यों शामिल होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईच एंड एवरीथिंग? क्यों कंप्लीट होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से? क्या नुकसान या फायदा हो सकता है? शेयर होल्डर को सबसे बड़ा धचका लगता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए उसमें इन्वेस्ट किए होते, अगर आप सबको मिलाएं, सब शेयर होल्डर की पैसे होगी तो ट्रिलियन से बात की जाती है। तो अगर कोई गलती निकल आए, कंप्लीट ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या आपने जानबूझ कोई चीज शामिल नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपने इतने लोगों के घरों का चूल्हा बुझा दिया। इसीलिए वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हर सूरत एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल हर चीज सही होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर हम वर्ड यूज करते हैं। क्या मतलब होता है ट्रू एंड फेयर का? ट्रू एंड फेयर यानी कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है? कंप्लीटनेस में। कंप्लीटनेस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यहाँ पर जरूर में लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर। आप मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अक्रूवल वाला, ऐसा है अक्रूवल फ्राइडे को, जिसमें आप क्या करते हैं अक्रूड एक्सपेंस में? अक्रूड एक्सपेंस, बिजली का बिल आ गया लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो क्या आप इसे शामिल करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? करेंगे। अगर नहीं करेंगे, पैसा देंगे नहीं, हम तो पैसा अगले महीने अदा करेंगे, इस साल इस महीने नहीं, तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होंगी? नहीं। क्यों? कि आपने बिजली का बिल इस साल बताया ही नहीं है, ये सोचकर कि कैश हम अगले साल अगले महीने देंगे, तो कभी भी अकाउंटिंग का ताल्लुक जो है वो कैश पेमेंट या रिसीव के साथ नहीं होता। चाहे पैसे दिए या ना दिए, अपनी इनकम
कर लो। तो इसलिए वो कहता है हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपने पैसे दिए या नहीं, आप हर चीज उसमें शामिल करें। जरा पढ़ेंगे वाला कंप्लीटनेस वाला, पेज नंबर 13 पर है कंप्लीटनेस वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े कंप्लीटनेस, पेज नंबर 13 पर। सर मैंने पढ़ने के लिए बोला है आपको, क्या कर रहे हैं? इस लाइन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यूजर्स मींस शेयर होल्डर्स, बाकी एम्प्लॉइज, हर बंदा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहा है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। शेयर होल्डर भी यूजर है। यूजर क्या मतलब होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, वो यूजर्स होते हैं। इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स। अभी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। अभी एक कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ शामिल कर रही हूँ जिसको ऑब्टेन, आप जानते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना भी काम होता है। अकाउंटेंट क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है हर चीज़ के बारे में। जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की अब कीमत क्या है वो आप कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, किसके पास जाएंगे? रियल एस्टेट वाले के पास जाएंगे। उसने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि 5000 की कॉस्ट की चीज़ है, लेकिन आपको खर्चा कितना आया इस चीज़ को एक्सेस करने में? अमाउंट 5000 की। इससे आपको फायदा जो होगा वो होगा शायद 500 रुपये। इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या मतलब होता है? अगर किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि उसको फायदा देखना है सिर्फ 500 का, तो आप क्या 5000 रुपये 500
एम्प्लॉइज अगर आप किसी सही काम पर लगाते तो कितना फायदा कंपनी को होता। इसलिए आपको हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो चीज शामिल करनी चाहिए, क्या देकर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देकर। उसने किस चीज की बात की, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है मालूम करने की और बेनिफिट कम है तो फिर आप उसे शामिल ना करें। आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिया, एक कंपनी अब डील कर रही है 10 मिलियन में और 500 रुपए का एक्सपेंस आया, तो क्या ये मटेरियल है? इमटेरियल है, इमटेरियल है। और इस 500 रुपए को मालूम करने के लिए आपने 5000 रुपए लगा दिए। ये तो बेवकूफ़ी है कि आपने फॉर एग्जाम्पल फायदा आपको 500 का होगा और आपने उसको खर्चा कितना कर दिया 5000 का, तो फिर तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चल नहीं रहे। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर होनी चाहिए, यानी उसका फायदा ज्यादा हो और खर्चा कम हो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक काम दे दूं आपको, आप सब एम्प्लॉई जो हैं उसी काम पर लगे हैं, बाकी सारे काम पड़े हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये बेवकूफ़ी नहीं है। फिर तो आपकी कंपनी डूब गई, नुकसान है कि आपने एक छोटी सी चीज़ के लिए इतने एम्प्लॉइज का सारा टाइम वहाँ पर वेस्ट कर दिया, हालांकि उसका फायदा कोई नहीं था। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि आपने अगर देखना है फायदा कम है और खर्चा ज्यादा है, फिर बेशक आप उसे शामिल ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ एक चीज, अगर कॉस्ट ज्यादा भी है बेनिफिट कम भी है लेकिन बाय नेचर एक इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो क्या करेंगे? जैसे मैंने ये बताया डायरेक्टर सैलरीज बोनसेस, ये बेशक इसके कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है शामिल करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्या करेंगे? बाय नेचर शामिल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो उन्होंने रूल बना दिया है कि डायरेक्टर्स की सैलरीज बोनसेस बेशक आपको कॉस्ट ज्यादा बड़े मालूम करने की, बेनिफिट कम हो बावजूद इसके आपने बाय नेचर शामिल करना है। और उसके अलावा बाकी क्या करेंगे? बाकी अगर फॉर एग्जांपल और चीजें आ रही, एक्सपेंसेस एसेट्स बना रहा है जिसके फायदे कम है और एक्सपेंसेस या कॉस्ट ज्यादा, फिर क्या करेंगे? फिर उसे बेशक आप शामिल ना भी करें। अच्छा ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना। हाँ अगर आपके पास एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं फिर आप क्या मसला है। अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में सारे 8 एम्प्लॉइज हैं, मैंने आप सब एम्प्लॉइज को कोई महीने के लिए एक काम पे लगा दिया, तो मेरे बाकी सारे काम पेंडिंग में रह गए, तो मैंने बेवकूफ़ी की ना। हाँ अगर मेरे पास 400 500 6000 एम्प्लॉइज हैं, उनमें से अगर मैं कुछ एम्प्लॉइज का टाइम भी दे दूँ तो क्या फर्क मुझे पड़ेगा, फिर तो मैं शामिल कर सकती हूँ। तो आपने ये सारे फैक्टर्स देखने होते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, आप उन एम्प्लॉइज को पैसा वाला कितना दे रहे हो, ये सारे फैक्टर्स देख कर फिर आपने डिसाइड करना है कि आया ये चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होनी चाहिए या नहीं। अब एक कंपनी के पास 6000 एम्प्लॉइज हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हो भी गया इतना खर्चा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो शामिल कर सकता है। लेकिन एक एम्प्लॉइज के पास सारे मिला के 10-12 एम्प्लॉइज हैं और सबका टाइम उसने चीज़ पे लगा दिया जिसका फायदा भी नहीं है, तो फिर आपने बेवकूफ़ी की। हो सकता है कि यही टाइम अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉइज का तो कितना फायदा आपको होगा, फिर तो आप अरबों रुपए के नुकसान कर रहे हैं सिर्फ 500 रुपए के पास। तो उन्होंने ये थर्ड टाइम में ये बात की है कंप्लीटर्स में, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इफ इट इज नॉट मटेरियल एंड ग्रेटर accuracy is not required if the cost of obtaining the extra information is more than the benefits that the information will provide to its users। वही बात की है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसे कहते हैं कि इसको obtain, इस इंफॉर्मेशन को obtain करने का खर्चा बहुत है जबकि फायदा इतना नहीं है, फिर आप बेशक शामिल ना करें। सॉरी बच्चे